साहब आम्बेडकर की विचारधारा हर साल जो साल निकलता है उस साल में उसकी प्रासंगिकता बढ़ रही है और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्वीकार कर रहे हैं। जैसे ही साल निकलता है ज्यादा संख्या बढ़ रही है। और गांधी जी के जन्मदिन पर अखबार में खबर आती है, कि गांधी जी की प्रासंगिकता आज भी है। कहां ऐसा दिखाई नहीं देता। प्रासंगिकता तो बाबा साहब आम्बेडकर की बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संख्या उनको स्वीकार करने वाली बढ़ रही है। तो अखबारों में केवल ऐसा लिख कर आता है कि गांधी जी की विचारधारा की प्रासंगिकता बढ़ रही है, मगर कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो सरकार बाबा साहब आम्बेडकर को या उनके आंदोलन को भुला देना चाहती है, मगर जनता भूलने नहीं देती है। तो सरकार ने इसी के तहत गुजरात सरकार ने बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन मनाने पर पाबंदी लगाई। तो ऐसे ही कहेंगे पब्लिक में ग्राउंड में कार्यक्रम करने के लिए मना कर दी। लाखों की सभाएं नरेंद्र मोदी की हो रही है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहां कोई मास्क नहीं लगा रहा है। और वहां जहां चुनाव है वहां कोई कोरोना वायरस फैल भी नहीं रहा है। जहां चुनाव नहीं है वहां कोरोना फैल रहा है। ये साला बड़ा अजीब मामला है। तो इसलिए ये सिलेक्टिव है। ये सरकार ने सिलेक्ट किया, चुनाव किया कि हम डिसाइड करेंगे यहाँ कोरोना बढ़ रहा है और यहाँ नहीं बढ़ रहा है। हम डिसाइड करेंगे, डॉक्टर डिसाइड नहीं करेंगे। तो डॉक्टरों को, मुझे डॉक्टरों ने बताया कि डॉक्टरों को सरकार का संदेश आता है कोविड की संख्या थोड़ी बढ़ानी होगी। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि कोविड की संख्या थोड़ी बढ़ानी होगी। तो डॉक्टरों ने सरकार को पूछा कैसे बढ़ाना होगा, कि जो कोविड में नहीं है उसको कोविड दिखाना होगा। फिर कोविड दिखाएंगे तो संख्या बढ़ेगी, तो हॉस्पिटल में उनके लिए बेड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं, बेड की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोविड नहीं है। सरकार नहीं, वो कोविड नहीं है, हमने उसको लिस्ट में लिया है, मगर कोविड नहीं है। इसलिए उसको क्वारंटाइन किया जाता है कि वो अपने ही घर में रहे। खबरदारी इतना ले कि घर के बाहर ना जाए, ताकि हमें ज्यादा संख्या में पुलिस वालों को लगाने की जरूरत ना हो। उनको सालों भत्ता देना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कोविड की संख्या जो अखबारों में और टीवी में बढ़ रही है, ये सिलेक्शन है सरकार का। ये सिलेक्टिव एक्टिविटी है। कि ये सिलेक्टिव इसलिए है कि उनकी सारी गतिविधियां चल रही हैं, हमारी गतिविधियों पर रोक लगाया। हम घर के बाहर निकलते हैं हर दिन, हमारे कार्यकर्ता और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लेकर गांव गांव में, घर घर में प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं। तो इससे हमारे महापुरुषों की विचारधारा की प्रासंगिकता बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो उसको रोकना चाहिए, और रोकने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। मगर सरकार को मालूम नहीं है कि हम लोग वामसेब के लोग पागल भी 2 तरह के होते हैं, कपड़े फाड़ने वाले और पथरे मारने वाले। तो हम कपड़े फाड़ने वाले और पथरे मारने वाले पागल लोग नहीं हैं, कोट और टाई लगाने वाले पागल लोग हैं, सूट और सफारी डालने वाले पागल लोग हैं।
और जिंदगी का मकसद निर्धारित करते हैं और मकसद को पूरा करने के लिए पागल की तरह सारे देश भर में घूमते फिरते रहते हैं। और जब पागलों की तरह घूमते रहते हैं तो लोग कहते हैं पागल हो गए। वो आदमी खुद नहीं कहता कि हम पागल हो गए, लोग कहते हैं ये पागलों की तरह घूम रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं ये हमारे लिए गाली नहीं है, सर्टिफिकेट है। ये हमारे लिए सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है कि हम अच्छा काम कर रहे हो। इस अच्छे काम को रोकने के लिए सरकार ने पाबंदी लगाई है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए ये सिलेक्टिव एक्टिविटी है कि उनकी सारी गतिविधियां चल रही है और हमारी गतिविधियों पर उन्होंने पाबंदी लगाई है, सिलेक्टिव है। अब ये जो जन्मदिन का कार्यक्रम चांदखेड़ा और अहमदाबाद की तरफ से मनाया जा रहा है, इसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखा गया है, तो साथियों ने जो विषय बनाया है कि महामानवों का जीवन संदेश और बुद्धिजीवी वर्ग का समाज के प्रति उत्तरदायित्व और समाज की बुद्धिजीवी वर्ग से क्या अपेक्षा है, अथवा वर्तमान समय में चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ी करके देश के लोकतंत्र के ऊपर शासक जातियों का गैर संवैधानिक कब्जा, एक गंभीर चर्चा। ये विषय, ऐसे दो विषयों को क्लब करते हुए विषय रखे गए हैं। दोनों विषयों पर कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। तो आधुनिक भारत में महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा 1848 से, जब वो उम्र की 21 साल के थे, ज्यादा उम्र नहीं, 21 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं मानी जाती है, मगर अपने उम्र के 21वें साल में उन्होंने इस देश में एक आंदोलन का सूत्रपात किया, एक आंदोलन शुरू किया। ज्योतिराव फुले की महानता ये है कि ज्योतिराव फुले के बाद जितने भी महापुरुषों का नाम हम लेते हैं, उन्होंने ज्योतिराव फुले की राह पर चलने का कार्यक्रम चलाया। इससे पता चलता है ज्योतिराव फुले की महानता कितनी बड़ी है। ज्योतिराव फुले की शिक्षा बहुत ज्यादा नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा दुनिया के कई फेमस यूनिवर्सिटी की डिग्रियां उनके पास थी। कोलंबिया की डिग्री थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री उनके पास में थी, और जर्मन की डिग्री उनके पास में थी उनके पास में, और जो बैरिस्टर की डिग्री लंदन की दूसरे लॉ के बड़े संस्थान की थी। तो ऐसी कई यूनिवर्सिटी की डिग्री बाबा साहब अम्बेडकर के पास थी, मगर इतनी ज्यादा डिग्रियां रखने वाले व्यक्ति ने ज्योतिराव फुले को अपना गुरु स्वीकार। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ज्योतिराव फुले की महानता कितनी बड़ी है। तो इस तरह से ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात जानने और समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1848 से लेकर 1956 तक अगर गिनती कर लो तो 108 साल का संघर्ष है, 108 साल का। और ये जो 108 साल का संघर्ष है, इस 108 साल के संघर्ष में जिनको 2-2.5 हजार साल तक किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे, शूद्रों और अति शूद्रों को, एक तो पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि ये शूद्र कौन है, जिसे ज्योतिराव फुले शूद्र कहते हैं और अति शूद्र कहते हैं। तो शूद्र का मतलब है आज का पिछड़ा वर्ग। वर्ण व्यवस्था में जो पिछड़ा वर्ग है वो ब्राह्मण नहीं है,
पिछड़ा वर्ग क्षत्रिय नहीं है, पिछड़ा वर्ग वैश्य नहीं है। अब 4 वर्णों की व्यवस्था में जब पिछड़ा वर्ग 3 वर्णों का नहीं है तो अपने आप में सिद्ध होता है वो चौथे वर्ण का है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग अछूत तो है नहीं, क्योंकि उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होता है। ब्राह्मण उनको छू लेता है। क्यों? ब्राह्मण पिछड़े वर्ग को क्यों छू लेता है? वो इसलिए छू लेता है कि उससे सेवा लेनी है। अब उसको भी नहीं छुएगा तो वो सेवा कैसे लेगा? सेवा लेने के लिए छूने वाला है। समझने की बात है। यानी ये भी कहीं कोई ब्राह्मणों की उदारता नहीं है। अरे आपने इनको तो छुआ नहीं, आपको छुआ, ये कोई ब्राह्मण की उदारता नहीं है। पिछड़े वर्ग के प्रति, ओबीसी के प्रति ये उदारता नहीं है। उदारता के लिए ऐसा नहीं किया उन्होंने अपनी सेवा करने के लिए अगर इनको भी अछूत घोषित कर देंगे तो फिर सेवा किससे लेंगे? दक्षिणा किससे लेंगे? मूर्ख और गधा किसको बनाएंगे? गधा बनाएंगे तब तो गधे की सवारी काटेंगे। तो इसके लिए किया, ये कोई उदारता नहीं है। तो इसलिए ये जो बात वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण है ब्राह्मण धर्म के अनुसार, वो पिछड़े वर्ग के लिए शूद्र वर्ण का उपयोग मनुस्मृति में और ब्राह्मणों के धर्म शास्त्रों में किया हुआ है और इसके रिकॉर्डेड एविडेंस है। दूसरा वर्ग है वो है वर्ण बाह्य, यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। वर्ण व्यवस्था के बाहर कौन कौन है? तो 1703 अछूत जातियां। आज बात आप लोगों को समझना चाहिए। 1703 अछूत जातियां। नंबर 2 801 आदिवासी और 197 क्रिमिनल ट्राइब्स, घुमंतु जातियां। ऐसी जातियों की अगर आप गिनती करो 1703 और 801, 2504 हो गए। 2504 और 197 2604 और 2701 2701। वैसे मेरी गिनती कमजोर है, इसीलिए जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने गणित का सब्जेक्ट नहीं लिया, मगर मामसेट में आने के बाद मेरी गिनती जो है वो थोड़ा मजबूत हो गई है। तो अभी आपके सामने मैंने गिनती करके बताया कि ये 2701 जातियां, टोटल जातियां 6203 है। टोटल जातियां 6203 है, 247 247 है। तो 247 में आपको 2701 जाति को माइनस करना होगा, तो बाकी जो है, बाकी जातियां जो है वो पिछड़े वर्ग की रहती है या वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण की रहती है। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि बात हमारे लोगों को, जो दूसरे लोग विश्लेषण करके समझाते नहीं, क्योंकि उनको समाज शास्त्र का ये इस तरह का ज्ञान नहीं है। जो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर पढ़ने की वजह से मुझे ये बात समझ में आती है। जो लोग ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर का अभ्यास नहीं करते हैं, उनको इस तरह का विश्लेषण करना नहीं आता। जो पढ़ेगा उसको ही विश्लेषण करना आता है। तो इतनी जातियां 2701 जातियां वर्ण बाह्य है,
इसी को बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया आउटकास्ट। वर्ण के लिए अंग्रेजी में शब्द नहीं है, तो इसीलिए वर्ण के लिए भी कास्ट ही शब्द यूज किया जाता है, तो अंग्रेजी में शब्द यूज किया गया है आउटकास्ट, वर्णबाह्य। तो जो एससी है, एसटी है और एनटी है, ये तीन बड़े समूह वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं और बहिष्कृत लोग हैं। ये वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं और बहिष्कृत लोग हैं। ब्राह्मणों ने इनको बहिष्कृत किया और बहिष्कृत करने का भी बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कारण है। मैं उस कारण में अभी जाना नहीं चाहता क्योंकि वो एक लंबा विषय है, उस पर मुझे फिर घंटा 2 घंटा बोलना, तो अभी उतना समय नहीं है। तो इसलिए मैं केवल आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, या तमाम भारत के रहने वाले जो लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मंडल कमीशन में 3743 जातियां जो है उसमें से 197 जातियों को अगर माइनस कर दिया जाए तो बाकी सारी जातियां वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण की ब्राह्मण धर्म के अनुसार मानी जाती है। दूसरा, मंडल कमीशन ने गुजरात के लेवा कड़वा पाटीदार को शामिल नहीं किया मंडल में, यानी पिछड़े वर्ग में। मंडल में इनको शामिल नहीं किया, मगर ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में पहले से शामिल किया है कि ये शूद्र है। और यही वजह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सारी योग्यताएं होने के बावजूद भी गांधी जी ने उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया और गांधी जी ने उस षड्यंत्र में सहयोग किया। और सरदार पटेल त्याग और बलिदान में जवाहरलाल नेहरू से कम नहीं थे और संभवतः जवाहरलाल से उम्र में ज्यादा बड़े भी थे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग देख लेना, जन्म तारीख से पता चल जाएगा। गांधी जी ने खुद कहा, जो म्यूजियम है सरदार म्यूजियम, उसमें मैं गया था देखने के लिए, तो उसमें लिखा था कि यदि सरदार पटेल मुझे नहीं मिले होते तो शायद मैं आजादी का आंदोलन सफल करने में सफल नहीं हो, ये लिखा हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम ये मानते हैं कि त्याग और बलिदान जवाहरलाल नेहरू से कम नहीं था। जब उसकी बीवी मर गई तो उसने दोबारा शादी नहीं की। दूसरी, उसकी जो जवान बेटी थी उसने भी अपने पिता की तरह अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी। शायद मनीबेन उसका नाम, मनीबेन उसका नाम। इधर कुछ अहमदाबाद में मणिनगर एक उसके नाम पर एक नगर भी रखा हुआ है। उसकी योग्यता और त्याग के अनुसार इतना छोटा सा नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर कुछ भी नहीं के मुकाबले में ठीक है, ऐसे कहा जा सकता है। तो वो सरदार पटेल ने शादी नहीं की, अपने बाप की सेवा करने के लिए जिंदगी लगा दी, अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले में सरदार पटेल का त्याग और बलिदान कमजोर नहीं था। इसके बावजूद भी सरदार पटेल को गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनने से रोका, षड्यंत्र किया। और मैं सरदार पटेल को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि जो चिट्ठी गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सरदार को दी थी, इतना कागज कि तुम अपना नाम पीछे दे दो, वो चिट्ठी उन्होंने अपने पैकेट में रखी थी। वो हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर है अभी भी कि गांधी जी ने रोका था, उसका एविडेंस। और गांधी सरदार पटेल की जो फिल्म बनी थी उस फिल्म में वो दिखाया भी गया। तो
गुजरात का जो लेवा कड़वा और पाटीदार है, पाटीदार जो शब्द है वो गुजराती है, दूसरे जगह में पट्टेदार कह सकते हैं, यानी जमीन का पट्टा जिसके नाम पर है। मैं उसका बहुत देसी अर्थ बता दूं, किसान का बेटा उसको नहीं मालूम। पाटीदार जो शब्द आया है वो जमीन का पट्टा जिसके नाम पर है, उससे ये शब्द बना है। तो इस तरह से उनका नाम मंडल कमीशन में नहीं है, मगर ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के शूद्र लिस्ट में पहले से रखा हुआ है। और इसकी वजह से कि सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इसकी वजह से लेवा कड़वा और पाटीदार को मंडल कमीशन में नहीं लिया। और जब प्रोफेसर चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने और जब मंडल कमीशन का आंदोलन बड़े तेजी पर था, तो चिमन भाई पटेल ने 2-4-5 लाख पटेलों की रैली की गुजरात में और कहा हमें भी पिछड़े वर्ग में ले लो। शायद आप लोगों को मालूम है, रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं। और जो भ्रम पैदा किया था कि तुम तो ऊंचे जाति के हो, तो वो जो लड़का जिसने आंदोलन शुरू किया था हार्दिक पटेल ने, उसने एक काम अच्छा किया कि ये जो ब्राह्मणों ने भ्रम पैदा किया था कि तुम तो ऊंचे हो, मगर उसने रिजर्वेशन का आंदोलन करके, रिजर्वेशन में मांग करके कि हम भी पिछड़े वर्ग के हैं, यानी इनडायरेक्टली ये स्वीकार किया कि ब्राह्मणों की धर्म व्यवस्था में हम भी शूद्र वर्ण के है। शेड्यूल कास्ट के लोग ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत है, पिछड़े वर्ग के लोग अछूत नहीं है, वो शूद्र है। शूद्र का मतलब है टचेबल और अछूत का मतलब है अनटचेबल। जैसे टच किया तो जब वर्ल्ड लेवल की एक कॉन्फ्रेंस हुई ह्यूमन राइट्स की, तो हमारे अनटचेबल लोग वहां गए, वर्ल्ड लेवल के लोगों को, अंग्रेजों को कहा कि हमको इंडिया में अनटचेबल कहा जाता है। उनको बात समझ में नहीं आई, अनटचेबल तो हमने छू लिया, हमने तो टच कर लिया, तो अब कैसे क्या है? आप तो टच कर रहे हो, उधर नहीं करते हैं। उनको अनटचेबल की बात अभी भी समझ में नहीं है कि मामला है क्या। ये सारा टच करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, करंट भी नहीं लग रहा है। उनको अभी भी अनटचेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता है। तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो अनटचेबल है, और वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वो टचेबल। टचेबल क्यों बना के रखा मैंने पहले ही आपको बता दिया है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये शूद्र और अतिशूद्र लोग, ये इतने लोगों की लड़ाई ज्योतिराव फुले ने 1848 को शुरू की, और फिर उस लड़ाई को 1890 तक, यानी 42 साल तक चलाया। इस 42 साल के समय 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, मगर ज्योतिराव फुले कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, और जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र लोग थे शामिल हुए, उनके साथ बाद के समय में आजादी में भेदभाव हुआ। सरदार पटेल के साथ भेदभाव हुआ, चौधरी चरण सिंह के साथ भेदभाव हुआ, और उनको भी कांग्रेस छोड़ देना पड़ा। सर छोटूराम चौधरी चरण सिंह से भी बड़े व्यक्ति थे। असल में छोटूराम ने जो आंदोलन चलाया, चौधरी छोटूराम जी ने, उनके आंदोलन की बदौलत चौधरी चरण सिंह उभर कर आए।
जैसे ज्योतिराव फुले की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर का उदय हुआ है, तो चौधरी छोटूराम जी की वजह से चौधरी चरण सिंह का उदय हुआ। वो आर्य समाजी थे, यानी आर्य समाज ये ब्राह्मणों का ही एक कॉन्स्पिरेसी था। वो गुजराती ब्राह्मणों ने बनाया था, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया था। तो बाद आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और जवाहरलाल नेहरू के साथ चौधरी चरण सिंह का विवाद हुआ और उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। आजादी के पहले सुभाष चंद्र बोस जो कायस्थ जाति के थे और ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में ब्राह्मण लोग गए कायस्थों के विरोध में कि ये अपने को ऊंचा कहते हैं, ये बात सही नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था में शुद्र है। 2 हाई कोर्ट के जजमेंट जो है ब्राह्मणों ने लाए और कहा कि नहीं तुम शुद्र। तो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विरोध में चुनाव लड़के त्रिपुरा में, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और कितने लोकप्रिय थे। गांधी जी की लोकप्रियता को मात देकर गांधी जी ने विरोध करने के बावजूद भी चुनाव जीत कराए, मगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस महासमिति में गांधी जी का बहुमत था और इस वजह से गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस की एक नहीं चलने दी और मजबूर होकर को भी इस्तीफा दिया। भाई इसलिए ये बातें बता रहा हूं क्योंकि ये सारे आंदोलन की समीक्षा करने से आज हमें क्या करना होगा पता चलेगा। तो ज्योतिराव फुले कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, ये बात की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया। सही, सबसे बड़ी बात तो ये थे कि अगर हम ब्राह्मणों के आजादी के आंदोलन में शामिल होते हैं तो ब्राह्मण आजाद हो जाएंगे हमारी मदद से। जैसे गांधी जी कह रहे सरदार पटेल की वजह से हम आजाद होने में कामयाब हो गए, क्योंकि बहुसंघ के समाज तो ये था। गांधी जी का जन आंदोलन सरदार पटेल की वजह से जन आंदोलन बना। अगर ब्राह्मण सपोर्ट देते भी तो 3.5% जन आंदोलन नहीं बनता। तो इस तरह से हमारे समर्थन की वजह से गांधी जी का आंदोलन जन आंदोलन बना और जन आंदोलन बनने के बाद आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट किया और धोखाधड़ी करने का काम किया। जो काम कांग्रेस ने किया सरदार पटेल के साथ, उससे बड़ा धोखा बीजेपी वालों ने किया कि भी देखो सरदार पटेल के लिए हम कितना काम कर रहे हैं, उसका पुतला भी कांग्रेस वाले नहीं बना भाई, हमने बना दिया। सरदार पटेल का हमने बड़ा पुतला बनाया और गुजरात की सत्ता, देश की सत्ता हमें दे दो, पुतला हमने आपको दे दिया है। आपको गुजरात के पटेलों को पता नहीं समझ में आता है या नहीं आता, इसलिए बता रहा कि तुम्हारे सरदार पटेल को हमने बड़ा पुतला दे दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया था। हमने बड़ा पुतला दिया, उसका साइज भी थोड़ा बढ़ा दिया। अब आपको गुजरात की सत्ता और देश की सत्ता हमें दे दो। कांग्रेस वालों से भी ज्यादा बदमाशी है। तो मैं समझ रहा था कि हार्दिक पटेल समझदार आदमी है। बाद में उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, कांग्रेस चले गए। तो कांग्रेस वासी होना एक प्रकार से स्वर्गवासी होना। वो मेरे मित्र है, मैं किसी दुर्भावनाओं से ये नहीं कह रहा हूं।
मैं उनको सतर्क करने के लिए, अगर आप अब गए ही हो अंदर तो अब आपकी माती वो करेंगे। सरदार पटेल बहुत बड़े थे, उसकी माती करने में पीछे नहीं हटे। तो आप सरदार पटेल के मुकाबले में दूर दूर तक कहीं भी नहीं टिकते हैं, वो आपकी माटी करने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो बात मैं समझा रहा था कि हमारे तमाम लोगों के साथ इन लोगों ने धोखाधड़ी की और इससे आजाद भारत में सिद्ध हुआ कि ज्योतिराव फुले जो सोचते थे वो बात सही। उसके बाद में 1922 तक छत्रपति शाहू महाराज ने नेतृत्व किया और छत्रपति शाहू महाराज को आजादी के आंदोलन में शामिल करवाने के लिए तिलक महाराज जो है कोल्हापुर मिलने के लिए, और कहा कि आपके जैसे लोकप्रिय राजा आजादी के आंदोलन में अगर आते हैं तो आजादी का आंदोलन बहुत आगे बढ़ेगा। तो छत्रपति शाहू महाराज ने कहा कि तुम ब्राह्मण लोग मेरे जैसे राजा के साथ जो व्यवहार करते हो, कल अगर आजादी मिली और तुम लोगों का राज आया तो तुम ब्राह्मण लोग हमारी प्रजा के साथ क्या व्यवहार करोगे, ये सोचकर ही मेरे शरीर पर रोए खड़े हो जाते हैं। दूरदृष्टि की बात है। ये जब मैं सोचता हूं तो एकाएक मेरे शरीर पर रोए खड़े हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। शाहू महाराज कितना दूर तक थे। 1922 को आखिर उनका भी अवघाती मृत्यु करा दिया। 1916 से लेकर 1956 तक 40 साल तक बाबा साहब आम्बेडकर ने संघर्ष किया। तो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट उनके उम्र के 41वें साल, जब वो 17 अगस्त 1932 को अंग्रेज एक तरफ और दूसरी तरफ गांधी जी दोनों से लड़कर बाबा साहब आम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल करने में कामयाब। सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल करने में जब वो कामयाब हुए तो ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? तो अछूतों के भविष्य का फैसला करने का अधिकार ब्राह्मणों के नियंत्रण में था कि तुमको क्या करना है अपने जीवन में, फैसला ब्राह्मण लेते। मगर 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी से लड़ाई की और अंग्रेजों से दूसरी लड़ाई, दोनों से लड़ाई करके सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया। और जब सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया तो अछूतों को अलग चुनाव क्षेत्र दिए गए और अलग वोट का अधिकार दिया, और उनको ये अधिकार दिया गया कि अछूत ही अछूतों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार रखेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि 17 अगस्त 1932 को ब्राह्मणों का जो अधिकार था अछूतों के भविष्य का निर्धारण करने का, वो खत्म हो गया। अब अछूतों के भविष्य का क्या होगा यह निर्धारित करने का अधिकार अकेले अछूतों का होगा। और इस तरह से 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब आम्बेडकर ब्राह्मणों के गुलामी से अछूतों को आजाद करने में कामयाब हुए। गांधी जी को उसके 15 साल बाद आजादी मिली। आप लोगों को, हमारे लोगों को यह पता नहीं है कि बाबा साहब आम्बेडकर ज्योतिराव फुले के सिद्धांत पर चलकर कि हमें ब्राह्मणों के गुलामी से पहले आजादी हासिल करनी होगी, उसके बाद अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करेंगे। और अगर हमने ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल नहीं की और अगर ब्राह्मण आजाद हो गए तो ब्राह्मण हमें गुलामी से आजाद करने वाले नहीं है।
तो इस सिद्धांत पर अमल करते हुए 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल करके अछूतों को आजादी हासिल करने में कामयाबी हासिल की। इसलिए 17 अगस्त 1932 का दिन अछूतों के आजादी का दिन है। गांधी जी ने ये देखा, अरे मेरे पीछे से आकर अम्बेडकर, मेरे से उम्र में छोटा होने के बावजूद या अम्बेडकर अपने केवल उम्र के 48 साल में अपने लोगों को आजादी दिलाने में कामयाब हो। उस समय गांधी जी की उम्र 63 साल की, 32 में, और बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र जो है वो 41 साल की, और गांधी जी लगभग 22 साल से बाबा साहब अम्बेडकर से उम्र में बड़े। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी के पहले ही अपने लोगों को आजाद करने में कामयाब हुए। गांधी जी को देखा नहीं गया, उन्होंने इसके विरोध में उपवास किया, आमरण अनशन किया, और 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हमारे लोगों पर थोपा। तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी ने दोबारा हमारे लोगों को गुलामी में ब्राह्मणों के डाल दिया, तो आजाद हो गए। अगर हम आजाद भारत में गुलाम हैं, और कोई आदमी अगर मुझे किसी एक आदमी का नाम लेकर बताने के लिए कहे तो मैं नाम लूंगा कि मोहनदास करमचंद गांधी की वजह से हम आजाद भारत में गुलाम हैं। और तारीखों के साथ, विश्लेषण के साथ, सबूतों के साथ बता रहा हूं, और तमाम गांधी के भक्तों को चुनौती देता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित करें। अभी तक मुझे कोई गांधी भक्त नहीं मिला कि आप जो कह रहे हो गलत है। यदि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सेपरेट इलेक्टेड मिलता तो इनके 22.5% लोग भारत के संसद में होते, और अगर भारत के संसद में अनुसूचित जाति और जनजाति के 22.5% होते तो संभवतः भारत का विभाजन भी नहीं होता, और 28% मुसलमान और 22.5% एससी और एसटी मिलाकर 50.5% ये लोग, और दूसरे माइनॉरिटी के लोग मिलाकर 5%, तो ये 55.5% हो जाते, 55.5% हो जाते आजाद भारत में। तो आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन मालूम नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल को बनाने के लिए और ब्राह्मणों का आजाद भारत पर कब्जा करवाने के लिए भारत का विभाजन करवाया गया। इसलिए ये षड्यंत्र भारत के टुकड़े करने का ब्राह्मणों ने किया, और ब्राह्मणों को इसलिए भारत के टुकड़े करने का दुख नहीं होता है, अरे ये तो मातृभूमि थोड़ी है हमारी, तो विदेशी लोग, तो भारत भूमि के अगर टुकड़े होते भी है तो हमें दुख होने की क्या जरूरत है। तो इन लोगों ने भारत का विभाजन किया, और देशद्रोह का तमगा ब्राह्मणों के ऊपर आ सकता है। ये देशद्रोह का तमगा ब्राह्मणों के ऊपर ना लगे इसलिए गांधी को मारा, कि नहीं अकेले गांधी ही दोषी, मारा ब्राह्मण ने, प्रचार किया ब्राह्मण ने, अकेले भारत के टुकड़े करने के लिए गांधी जिम्मेदार है। अब ब्राह्मणों के ऊपर जो आरोप आ रहा था वो आरोप से मुक्त होने के लिए गांधी को मारा, मगर भारत के टुकड़े करने का फायदा गांधी को नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू को हुआ। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। क्रिमिनोलॉजी में अगर कोई वकील है तो वकील को ये मेरी बात समझ में आती है कि भाई ये आदमी की हत्या हुई, फायदा किसको हुआ, जिसको फायदा हुआ ढूंढो, पता करो, कहीं ये आदमी तो नहीं है हत्या में शामिल, तो
तो बाद में पता, हाँ ये आदमी जिसको फायदा होता है वो षड्यंत्र का हिस्सेदार हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू को फायदा हुआ विभाजन का प्रधानमंत्री बनने से, तो कहा जा सकता है ये आदमी शामिल। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती, पहला अचीवमेंट बाबा साहब आंबेडकर, पूना पैक्ट में गांधी जी की सारी बातें बाबा साहब मानने के लिए तैयार नहीं। गांधी जी की हालत खराब हो रही थी, तबीयत खराब हो रही थी, तो बाबा साहब नहीं, उनकी तबीयत, गांधी जी शर्तें लगा रहे थे, बाबा साहब शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो आखिरकार गांधी जी को बाबा साहब आंबेडकर की शर्तें माननी पड़ी। अगर आप पूना पैक्ट का एग्रीमेंट पढ़ लो, आप में से किसी ने भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूना पैक्ट का ओरिजिनल एग्रीमेंट आप लोगों ने पढ़ा नहीं। एक चीज ज्वाइंट इलेक्टेड छोड़कर दूसरी बहुत सारी चीजें बाबा साहब आंबेडकर ने अपने फायदे में लिखवाई। ये ज्वाइंट इलेक्टेड भी अगर एक्सटेंशन करना है तो भी हमारी मर्जी से करना होगा, अगर इसे रद्द करना है तो भी हमारी मर्जी से करना होगा। ये शर्त भी बाबा साहब आंबेडकर ने रखी है, ये पता ही नहीं किसी को, किसी ने एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं। एजुकेशन के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के एजुकेशन के लिए अलग से बजट रखना होगा। सर्विसेज के रिजर्वेशन का प्रावधान भी बाबा साहब आंबेडकर ने गांधी जी से कि नहीं मुझे मंजूर नहीं, गांधी जी चला जाएगा, उड़ जाएगा प्राण पंछी, तो गांधी जी से एक्सेप्ट करवाया। पढ़ लेना, डॉक्यूमेंट है, किसी को पता नहीं जो मैं समझा रहा हूं। मगर 1935 के सेकंड इंडिया एक्ट में बनने के बाद 37 के प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ, कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें बनी गुलाम भारत में, मगर पूना पैक्ट के एग्रीमेंट के तहत जो शर्तें लगाई गई थी उस पर कांग्रेस की सरकारों ने अमल नहीं किया। बल्कि एक इंदौर का एक शेड्यूल कास्ट आदमी सेंट्रल प्रोविंस में मंत्री बनाया गया था। गांधी जी को मालूम हुआ एक अछूत को मंत्री बनाया, तो गांधी जी ने सरदार पटेल को भेजा। गांधी जी भी इतना चालाक बनिया आदमी, जो बहुत गलत काम करने होते थे उसके लिए सरदार की जिम्मेदारी लगा। और उसको मंत्रिमंडल से हटाने के लिए कहा, मगर वो हटाने के लिए राजी नहीं हुआ। लास्ट में उनको बताना पड़ेगा गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? कहा वो तो हर दिन हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण का राग अलापते रहते हैं, वो कैसे कह सकते हैं? ये नहीं, गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, ये बात सही है कि मैं प्रतिदिन हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण, हरिजन कल्याण बोलते रहता। फिर ये बोलने से हरिजन खुश हो जाते, तालियां बजाते हैं। जब कुछ भी किए बगैर केवल कहने मात्र से हरिजन खुश हो जाते हैं, तो करने की, अमल करने की जरूरत क्या है? कहो, कहने से ही खुश हो जाते हैं। इतना धोखेबाज आदमी, गांधी जी के मुकाबले का धोखेबाज आदमी दूसरा कोई धोखेबाज आदमी भारत में नहीं। हमें जब मौका मिलेगा तो उसकी समाधि है ना दिल्ली, वो सब खोद खाद के गंगा में बहा हड्डियां भी नहीं रखेंगे कि ऐसी पवित्र हड्डियां जो हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाने वाली, ये हड्डियां इस देश में ऐसी हड्डियां भी रहने लायक नहीं है, ये गंगा में बहा देनी चाहिए।
क्योंकि वो खुद गंगा को पवित्र मानते हैं, तो पवित्र गंगा में उनको बहा दिया। तो ये सारे अधिकार जो एग्रीमेंट में किए थे उस पर अमल नहीं किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये धोखेबाजी आजाद भारत में भी होगी, इसलिए सारे देश भर में घूम घूम कर उन्होंने नागपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन लिया और बहुत बड़ा अधिवेशन लिया और बहुत 75,000 स्त्री और पुरुष डेलीगेट इकट्ठा हुए, बहुत विशाल अधिवेशन लिया। वो अधिवेशन होने के पहले ही अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को वाइसराय काउंसिल के मंत्रिमंडल में लेबर मिनिस्टर, और लेबर मिनिस्ट्री के साथ साथ सिंचाई, सीपीडब्ल्यूडी और बिजली, 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार अकेले बाबा साहब अम्बेडकर को किया। और बाबा साहब अम्बेडकर मंत्री बनते ही 13 अगस्त 1943 को 8.33 के रिजर्वेशन का ऑर्डर मिला। आजादी के पहले 8.33। किसी को पता नहीं, हाँ मैं डॉक्यूमेंट्री बातें बता रहा हूं। जब बाबा साहब अम्बेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया, जब गांधी जी को पता चला, तो गांधी जी ने क्या सोचा? गांधी जी ने सोचा, अरे इस आदमी को मैंने 24 सितंबर 1932 को परास्त किया। वो आदमी पूरे ताकत के साथ महाराष्ट्र में जिसको परास्त किया था, वो इतना ताकतवर बन गए, नेशनल लीडर हो गया, राष्ट्रीय नेता हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में तो लोग कोई गांधी जी के विरोध में बोलते नहीं, इतनी धोखाधड़ी की बात। फिर भी गांधी जी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही कहते। अभी तो आजाद भारत में मैं ही गांधी जी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहता हूं, भारत के टुकड़े वाला कहता हूं। किसी गांधी भक्तों की औकात नहीं जो हमारे साथ। कांग्रेसी भी कहते हैं कि नहीं कुछ गलतियां गांधी जी से तो हुई है, मगर मामन मेश्राम जो बड़ा चढ़ाकर बताते हैं ये बहुत गलत बात है। हमको क्या जबरदस्ती हुई है? बड़ा जितना है उतना ही बहुत है। हम कहाँ बड़ा चढ़ाकर बता रहे, जितना है उतना ही बता रहे। कोई झूठ बात नहीं बता रहे, जिसका सबूत नहीं है ऐसी कोई बात हम बता नहीं, सबूतों के आधार पर। और इस तरह से ये बात साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय संगठन बनाने में कामयाब हुई। फिर उसके बाद 8.33% रिजर्वेशन देने में कामयाब हुए। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ये लड़ाई आगे भी लड़ते ही रहे और उनको फिर संविधान लिखने का मौका मिला। और संविधान में उन्होंने हमारे लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए फिर 15% जो 8.33 थे उसको 15%, आदिवासियों को 7.5% और ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसका लिए भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को और कहा, आप ओबीसी के नेता नहीं, आप ओबीसी के प्रतिनिधि नहीं हो, गांधी जी ओबीसी के प्रतिनिधि है, इसलिए आपको ओबीसी के भविष्य का फैसला करने का अधिकार नहीं है, गांधी जी डिसाइड करेंगे। मगर गांधी जी ने अपने जीवन में ओबीसी को अधिकार देना चाहिए एक बार भी
मुंह से शब्द भी नहीं निकाला। ओबीसी ने ही अपने से कहा गांधी जी हमारे नेता। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं पिछड़े का नेता हूं। पिछड़े वर्ग के लोगों ने ही कहा कि गांधी जी हमारे नेता है। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं पिछड़े वर्ग का नेता हूं। और उनके हक अधिकार के लिए एक शब्द भी जीवन में कभी उच्चारण नहीं किया। जब मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन का कार्यक्रम शुरू कर दिया तो ब्राह्मण और बनिया लड़ने वाले लोग थोड़ी थे। बनिया तो धंधा करने वाले लोग और ब्राह्मण लेखनी का काम करने वाले लोग, ये लड़ने वाले लोग थोड़ी थे। तो इसलिए ये लोग जब डायरेक्ट एक्शन किया तो वो कहते हैं मारे जाएंगे। संगठित मुसलमानों के सामने हम मारे जाएंगे, ब्राह्मण बनिया टिकेंगे नहीं, तो अपना बचाव करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा। उसमें SC ST के साथ साथ OBC को भी रिजर्वेशन का प्रस्ताव दिया। OBC को अभी तक पता नहीं, प्रस्ताव दिया। काय के लिए दिया? कि संगठित मुसलमानों के सामने ब्राह्मण बनिया टिक नहीं सकते, तो ब्राह्मण बनिया के समर्थन में जो बैकवर्ड क्लासेस है वो भिड़ेगा, वो लड़ेगा। तो मुफ्त में थोड़ी लड़ेगा, कुछ देना होगा तो हमारे लिए लड़ेगा। तो देने का प्रस्ताव दिया। 13 दिसंबर 1946 को। 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमान पाकिस्तान चले गए। तब गांधी जी और नेहरू ने सोचा जिस मुसलमानों से हमें डर लगता था वो तो चले गए पाकिस्तान, अब हमें ओबीसी की जरूरत नहीं। और फिर उन्होंने आजाद भारत में 27 अगस्त 1947 को दूसरा रेजोल्यूशन पास किया कि SC ST को बाहर रखा जाएगा, OBC को जो देने का वादा किया वो लिखित रूप से किया था। लिखित रूप से पीछे लेना जरूरी था, लिखित रूप से पीछे किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बने तो अडवाणी ने एक बयान दिया था कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग कांग्रेस बनने की, मगर हम बन नहीं पा रहे। यानी उसका मतलब ये था कि कांग्रेस जिस तरह से बहुसंख्यक लोगों को धोखा देने में कामयाब होती थी, वैसा अब हम कोशिश करें तो हो नहीं पा रहे। इसका बयान अडवाणी का बयान है, मगर वो आधा है, पूरा मैं कर रहा हूं कि हम कांग्रेस बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर हम हो नहीं पा रहे। उसका अर्थ यह कि जिस तरह से कांग्रेस बहुसंख्यक लोगों को धोखा देती थी, वैसा धोखा देने वाले हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं पा रहे। बाबा साहब आम्बेडकर को जब मौका मिला तो उन्होंने जब रोका, इसके बावजूद भी 340वां आर्टिकल ओबीसी के समर्थन में लिखा। जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो बाबा साहब आम्बेडकर को ये वादा किया गया था कि अब कानून बनाने का काम, संविधान बनाने का काम पूरा हो गया है। अभी कानून मंत्री के पास कोई काम धाम नहीं है। आम्बेडकर 4 मंत्रालय का कार्यभार देखने वाला आदमी, बहुत ज्यादा सक्षम आदमी, नेहरू के बाद में सबसे ज्यादा सक्षम आदमी बाबा साहब आम्बेडकर ही थे। और मंत्री सेंट्रल लेवल का नेहरू के पहले अनुभव था।
तो बाबा साहब आम्बेडकर के पास उन नेहरू ने वादा किया कि आपको प्लानिंग नियोजन मंत्री बनाया जाएगा। बाबा साहब आम्बेडकर को लगा कि मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस हूं, केवल पीएचडी नहीं हूं, डीएससी हूं, तो मैं भारत का जो गरीब है, मुफलिस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इनके आर्थिक उन्नयन का नियोजन मंत्री के तौर पर बड़ा कार्यक्रम बनाऊंगा। नेहरू को बात समझ में आई, अगर ऐसा हुआ तो सारा श्रेय तो नेहरू के बजाय तो अम्बेडकर को चला जाएगा। और फिर अम्बेडकर कोई बात बनेंगे तो उसकी एक्सपर्टनेस को तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता दुनिया में, पूरे डाटा के साथ में। तो बाबा साहब आम्बेडकर को जब नियोजन मंत्री पद बना देने से इनकार कर दिया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा फिर तो मेरा काम खत्म हो गया, अगर मेरे पास कोई कामधाम नहीं है तो फिर कांग्रेस के सहयोग में रहने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में जो 4 कारण बताए उसमें एक कारण ओबीसी के रिजर्वेशन का, और कांग्रेस ने कैसा धोखा किया उसका। उसके पहले एक और काम, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए जो फंडामेंटल राइट है, उन फंडामेंटल राइट में बहुत सारे मौलिक अधिकार बहाल कर दिए ताकि आजाद भारत में दूसरे धर्म के लोग जो रहेंगे उनको भी मौलिक अधिकार रहेंगे, ये भी अचीवमेंट कर दिया। फिर उनको लगा कि एक समाज का 50% हिस्सा महिलाओं का है, 7 फेरे 7 जन्म तक यही कबाबी शराबी पति तुमको मिलेगा और इसका डाइवोर्स आप ले नहीं सकते। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अगर पति शराबी है, कबाबी है, मारता है, पीटता है, तो उस औरत को बराबरी का अधिकार, वो डाइवोर्स ले सकते। ब्राह्मणों ने महिलाओं को भड़का दिया कि वो तो तुम्हारे परिवार में झगड़ा लगा रहा है, अम्बेडकर तुम्हारा और तुम्हारे पति का अलग करना चाहता है ऐसा कानून बनाकर। तो अम्बेडकर मुर्दाबाद का नारा लगाकर महिलाएं उनके मंत्रालय के सामने आई, तो कहा कि तुम्हारी नेता कौन कौन है, आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे कैबिन में आ जाओ, बैठ, तुम्हारा क्या कहना मैं सुनना चाहता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये है, ये तुम लोगों के हक और अधिकार के लिए। अगर महिला को बच्चा पैदा नहीं होता है तो उसको एडॉप्ट करने का अधिकार होगा। अगर मारने वाला शराबी कबाबी पति है तो आप लोगों को मैं अधिकार दे रहा हूं कि आप उससे अलग हो सकती है। मां बाप के प्रॉपर्टी में पुरुष की तरह बराबरी का अधिकार होगा, उत्तराधिकार का अधिकार होगा। ऐसे तमाम अधिकार उन्होंने पढ़कर सुना, ये दे रहा। अब बताओ आपका क्या है? नहीं, हमको तो ये बताया जाए कि अलग कर रहा है, सब संतुष्ट होकर जो अन्याय 2-3 हजार साल से हो रहा था, जितने भी अन्यायग्रस्त लोग थे, सारे लोगों के मामलों को टेकअप किया और उसमें बहुत सारे लोगों को जो बाबा साहब आम्बेडकर जिंदाबाद कहते उनको भी पता नहीं है। उनको यह नहीं पता आम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साले जिंदाबाद के अलावा कुछ भी पता नहीं। तो इतने सारे हक और अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा हमारे पढ़े लिखे लोगों को बहाल हुए और इसके परिणाम स्वरूप पढ़े लिखे लोग हमारे समाज में पैदा हुए। इसमें जो फायदा लेने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने भी कोई आंदोलन के लिए 1957 का मेरा जन्म है, 56 को बाबा साहब चले गए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना कि मैंने कोई त्याग किया, बलिदान किया हक और अधिकार हासिल करने के लिए। मगर फायदा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब लिए, नौकरी मिली, बहुत सारे लोगों को मिली होगी, कुछ लोग रिटायर्ड भी हुए होंगे, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी खा रहे होंगे। एक आदमी हुआ कि मैं अब तो 90 साल का, क्या करते
कहा कि असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के तौर पर रिटायर हो गया। मैंने कहा शुरू में जितना सैलरी मिलती थी पेंशन ज्यादा मिलती हो क्या? जितनी शुरू में सैलरी मिलती उससे ज्यादा अभी मुझे पेंशन मिलती है। और रिटायरमेंट के बाद में 30 साल सर्विस किया और 30 साल से पेंशन खा और इसके लिए उसने कुछ भी नहीं किया, ये सारा समाज ने किया। सारा का सारा समाज के लोगों ने, अनपढ़ गवार, और उन लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ जिन्होंने अपने महापुरुषों के आदेश पर अमल करते हुए त्याग किया, बलिदान किया, समय, बुद्धि, पैसा, हुनर दिया। तब तो हमारा महापुरुषों का आंदोलन सफल हुआ और हमारे लोगों को हक अधिकार मिले। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उनका उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे जिस आंदोलन ने उनको अधिकार दिया है। और आंदोलन तभी आगे बढ़ सकता है जब वो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, 5 साधन आंदोलन को दे, तब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर काशीराम जी ने बामसेप बनाई और फिर बामसेप ने अभी इस बात को आगे बढ़ाया और 14 अप्रैल 84 को जब काशीराम जी ने लाल किला के सामने मैदान में जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उस समय उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि अभी बामसेप 13 स्टेट में 140 जिलों में कार्यरत संगठन है। 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेप संगठन। जब मैं इसका बामसेप का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो 21 साल हो गए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। 19 साल की उम्र से काम कर रहा हूं, अभी मेरी उम्र 64 है, 44 साल से काम कर रहा हूं। तो ये आंदोलन 31 राज्यों में, 562 जिलों में, 4000 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांव में है। इतना बड़ा बैक टू सोसाइटी के लिए पढ़े लिखे लोगों को तैयार करने का जो मामला था, मैंने 44 साल पढ़े लिखे लोगों को लगाया। काशीराम जी ने अपने जीवन में 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेप फैलाया। हमने 21 साल में 31 राज्य, 562 जिले, 4000 तहसील, 2400 से ज्यादा जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, 2400 जाति के लोग कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। बामसेप तमाम प्रकार के लोग काम करते हैं, क्योंकि ये किसी एक जाति का आंदोलन नहीं है। ये किसी एक जाति का आंदोलन ना हो इसके लिए हम खबरदारी ले रहे हैं। इसमें शेड्यूल कास्ट के होल टाइमर लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के होल टाइमर लोग हैं, ओबीसी के होल टाइमर लोग हैं, घुमंतु जाति के होल टाइमर लोग हैं, माइनॉरिटी के होल टाइमर लोग हैं, सिखों के होल टाइमर लोग हैं, मुसलमानों के होल टाइमर लोग हैं, बुद्धिस्ट लोगों के होल टाइमर लोग हैं। तो इस तरह से लिंगायतों के होल टाइमर है। तो इस तरह से बहुत सारा अचीवमेंट हमारे महापुरुषों के आंदोलन का है। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है और हमारे जो आम लोग हैं, आम आदमी है, वो भी अपेक्षा करता है कि पढ़े लिखे लोग अपने समाज का उत्तरदायित्व तो निभाने का काम करें। अभी हमने निर्णय किया कि 44 साल तक आम पढ़े लिखे लोगों को जगाकर संगठित करने का काम किया। अब मैंने अपने आप पर पाबंदी लगाई कि अब भविष्य में मैं पढ़े लिखे लोगों को जगाने का काम नहीं करूंगा। जितना कर दिया है बहुत हो गया है। और उसने एक संगठित शक्ति का निर्माण किया। पढ़े लिखे लोगों को जगाने के आधार पर संगठित शक्ति का निर्माण हो गया है पढ़े लिखे लोगों का। अब इस संगठित शक्ति का उपयोग जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, जिनको हमारे महापुरुषों के आंदोलन से कुछ मिला नहीं है, अब उन लोगों को जगाकर जोड़ने के लिए और उनकी शक्ति निर्माण करने के लिए, ताकि जनशक्ति का निर्माण हो सके,
केवल संगठन शक्ति के आधार पर बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। संगठन शक्ति के साथ जनशक्ति जोड़नी होगी। जनशक्ति जोड़े बगैर बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। संगठन शक्ति को पूरी ताकत गांव देहात में लगानी होगी तो जनशक्ति जागेगी, जनशक्ति का निर्माण होगा और संगठन शक्ति प्लस जनशक्ति बराबर बड़ा बदलाव। नया फार्मूला कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, ये हमारी यूनिवर्सिटी है वहां से, इसमें लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि संगठन शक्ति प्लस जनशक्ति बराबर बड़ा बदलाव। अब जब किसी यूनिवर्सिटी में यह फार्मूला पढ़ाया नहीं जाता तो वो समझाएंगे कैसे? वो तो हम ही समझा सकते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना होगा, ये बड़ा बदलाव आने वाले समय में आ सकता है, इसको रोकना संभव नहीं है क्योंकि 3.5% लोग हैं। ब्राह्मण 3.5% लोग है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, अगर ब्रह्मा साक्षात आ गया तो भी इसको रोक नहीं लगा सकता। साक्षात वो आने वाला नहीं है, मगर अगर आ तो भी इसको रोक नहीं लगा सकता। इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है। इसलिए ब्राह्मणों ने हमारी इस ताकत और शक्ति को रोकने के लिए ईवीएम मशीन लाया। ईवीएम मशीन 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन में घोटाला होता है इस बात को एक्सेप्ट किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अब चुनाव आयोग भविष्य में कह नहीं पाएगा घोटाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग को अवसर दिया गया था कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, सिद्ध करो। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सिद्ध नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया हाँ घोटाला हो सकता है। घोटाला रोकने के लिए और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए एक और मशीन लगानी होगी, पेपर ट्रेल। आदेश देने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने 2014 के चुनाव में इसे नहीं लगाया क्योंकि कांग्रेस ने 2004-2009 में घोटाला करके चुनाव जीता था। उसका डाटा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को दिया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया क्या घोटाला होता है। और इस वजह से घोटाला होता है, इस वजह से ये माना गया कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए। मगर कांग्रेस ने घोटाला किया था 2004-2009 में, इस वजह से कांग्रेस ने आरएसएस बीजेपी के साथ समझौता किया और समझौते के तहत 2014 और 2019 में तुम घोटाला करो, हम चुप रहेंगे। हमने घोटाला किया, तुम चुप रहो, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चुड़ी चुप, किसी का कोई आवाज नहीं होना चाहिए। तो लोगों को भारत के परिचय मालूम ही नहीं होगा। उन्होंने ऐसा सोचा जब हम दो लोग बोलेंगे नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वामन में श्राम भी एक तीसरा आदमी है। ये सोचा ही नहीं था। तो मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब 2 स्टेट रह गए, केरला और कन्याकुमारी। इतने डर गए कि मैं केरला में प्रवेश करने वाला था, प्रवेश करने के एक दिन पहले इमरजेंसी घोषित कर दिया। तो अब तक तुम्हें पहुंच गया होता कन्याकुमारी। तो ये भारत के आजाद भारत के इतिहास में एक इतिहास बन जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईवीएम मशीन के विरोध में ऐसा हुआ था। मगर जो 2 स्टेट रह गए हैं, केरला और तमिलनाडु, वो स्टेट जैसे लॉकडाउन खत्म होगा दोबारा जाओ। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं और जिंदगी में कभी कोई काम अधूरा छोड़ा नहीं है, उसको पूरा करेंगे। और ईवीएम के बारे में मैं थोड़ी स्पष्टता आपको देना चाहता हूं कि हम ईवीएम के बारे में हमारा कहना क्या है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ईवीएम चुनाव में होना चाहिए, चलो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अगर ये कहना है कि ईवीएम होना चाहिए, हम भी कहते हैं आपकी तरह ईवीएम रहना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इंश्योर किया जाना चाहिए, खातरी दिया जाना चाहिए, गारंटी दिया जाना चाहिए कि ईवीएम लगाने के बाद चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। पैरा नंबर 29 में लिखा हुआ है।
8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये केवल आग्रह करूंगा कि जैसा आपने ऑर्डर दिया वैसा ही पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए और पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्र, यदि कोई कैंडिडेट कहता है कि ईवीएम का डाटा मुझे मंजूर नहीं है, तो कागज की जो बैलेट पेपर रहेगा पेपर ट्रेल का, उसकी गिनती रिकाउंटिंग की जाए, ताकि लोगों का यकीन हो जाए कि हाँ, अगर ईवीएम घोटाला करता है तो पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ता है। क्यों? क्योंकि ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सारी दुनिया मानती है ट्रांसफरेबल होता है। एक मोबाइल का डाटा दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर हो सकता है? ये सेम टेक्नोलॉजी, सेम टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा डाटा ट्रांसफरेबल है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है। मगर पेपर ट्रेल मशीन में फिजिकल एविडेंस है। आप जब वोट डालते हो तो एक आदमी वोट डालता है, 2 रिकॉर्ड तैयार होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एक फिजिकल रिकॉर्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको मंजूर नहीं है तो आपको अधिकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बैलेट पेपर की रिकाउंटिंग करवाए, जो कागज का टुकड़ा गिर गया उसकी रिकाउंटिंग करवाए। तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव के पहले 3 जजें का पैनल बनाए और ये इंश्योर करे, ये अमल हो। चुनाव आयोग पर हमारा विश्वास नहीं, क्योंकि उसने तो घोटाला किया। चुनाव आयोग घोटाले में पूरी तरह से शामिल है। ये जो अरोड़ा है उस पर 300 करोड़ के घोटाले का केस राजस्थान में चल रहा है, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तेरा जो केस है तेरे को अंदर डाल देंगे, जैसा हम बोलते वैसा चुपचाप करते रहो। तो चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी चला रहा है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चुनाव आयोग भारत सरकार का विभाग नहीं है, ऑटोनॉमस है, भारत सरकार का आदेश ऊपर चलता नहीं है। मगर जब से अरोड़ा बने हैं तब से चुनाव आयोग का काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो इसलिए उस चुनाव आयोग पर हमारा यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। 3 जज का पैनल, सिटिंग जज का, जब चुनाव होता है तो पैनल बनाया जाए और ये इंश्योर करे कि पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला डाटा जो है उसकी गिनती अगर कैंडिडेट मांग करता है तो गिनती हो, और अगर ऐसा होता है तो हम लिखकर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तैयार है कि हम ईवीएम मशीन चालू रखने का समर्थन करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो ईवीएम मशीन हटाने का देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे और बैलेट पेपर की मांग करेंगे। जब अमेरिका में बैलेट पेपर चल सकता है, साला जिस देश की जनता 70-75% आज भी हमारे देश में साक्षर नहीं है, उस देश में 2% संख्या से ज्यादा कंप्यूटर साक्षरता नहीं, 98% लोग कंप्यूटर से साक्षर नहीं है। अमेरिका में तो कागज की करेंसी बंद है, अमेरिका में कागज की करेंसी नहीं चलती है, सारा प्लास्टिक करेंसी चलती है। वो कोई आदमी अपने वैलेट में कागज के नोट लेकर नहीं चलता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर चलता है, और वो नोट नहीं होता है, ये डिजिटल करेंसी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वहां 100% कंप्यूटर साक्षरता है। हमारे यहां नहीं है, 2% है। जब हमारे यहां 2% है तो फिर आप ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जब अमेरिका नहीं चला रहा है, जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को अपारदर्शी घोषित करते हुए असंवैधानिक घोषित किया
वो मशीन आज भी भारत में भी अपारदर्शी है। तो ये मैं मानता हूं, हमारा जो आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूं ब्राह्मणों ने इस बात को स्वीकार किया, सारा ब्रह्मा भी आ गया तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रह्मा का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। संविधान कहता है जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको ग्राम पंचायत का पंच चुनने का अधिकार है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। अरे जो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुन सकता, जो ब्रह्मा जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, हो क्या कर लेगा भाई? संविधान के अनुसार देश चलता है, चाहे इच्छा हो या इच्छा ना हो, चलता तो संविधान के अनुसार ही है। कोई ब्रह्मा कोई भगवान आकर ये नहीं कहेगा कि मेरा कोई पोस्टल एड्रेस नहीं है फिर भी मेरा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। नहीं बोलता है, आपको 18 साल का होना चाहिए और आपका पोस्टल एड्रेस होना चाहिए और वो भी वेरीफाइड होना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं मैं तो आकाश में रहता। आकाश वालों को ये वोटिंग में नाम नहीं, धरती वालों का नाम है भाई। ये धरती के लिए लोकतंत्र है, आकाश वालों के लिए लोकतंत्र नहीं है। उन लोगों ने प्लान बनाया, अरे तो ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। ये जो वामसेप वालों ने देश में जागरण चलाया है, इसको केवल ईवीएम ही रोक लगा सकता है, इसलिए ईवीएम को लाया गया है। तो आज ईवीएम की वजह से लोकतंत्र की हत्या हुई है। आने वाले समय में दिसंबर में हम केवल ईवीएम के मुद्दे पर भारत बंद करेंगे, इसकी आप तैयारी करो। देश भर के लोगों को मैं आह्वान करता हूं, इसकी तैयारी शुरू करो। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय वामन मिश्रम साहब। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज अहमदाबाद में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। यूँ तो पिछले 3 साल से मैं संगठन में सक्रिय हूँ और आज जो भी हूँ मैं वामसेप की प्रोडक्ट हूँ। और जब परिवर्तन यात्रा निकली थी उससे पहले मुझ में कुछ सामाजिक भावना नहीं थी, लेकिन आज मुझ में जो भी है ये बोलने लायक हूँ, तो उसके लिए मैं परिवर्तन यात्रा को और खास तौर पर वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्रा का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इतना जानकार बना हूँ और पूरे देश में मूल निवासी बहुजन समाज के सभी लोगों को वो निरंतर जागृत करने का, जगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं फिर एक बार माननीय वामन मिश्राम जी का आभार व्यक्त करता हूँ और इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो आभार विधि